अगर मस्ती मजाक हो गया हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की शुरुआत करते हैं। इसका जो वेटेज है वो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आता है। नीट 2020 में 3 क्वेश्चन आए थे, 21 में 4 क्वेश्चन, 22 में 3 क्वेश्चन, 23 में भी 3 क्वेश्चन। तो लगभग ऑन एवरेज इसके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस हिसाब से 2024 में भी 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके 12 से 16 मार्क ये खुद एक चैप्टर ही आपका कवर करता है। तो इस चैप्टर को कवर करने की बहुत जरूरत है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम ही खुद बता रहा है। स्टैटिक मतलब क्या होता है, रेस्ट होता है, और इलेक्ट्रो मतलब चार्ज मान लो। तो चार्ज एट रेस्ट मतलब रेस्ट पे जो चार्ज होगा उसकी जो पढ़ाई करेंगे उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज हम लोग ध्यान देते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तब क्या करता है। चार्ज जब रेस्ट में होता है तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करता है, ये याद रखना है आपको। और चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसका जो ईएमएफ है वो नहीं निकलता। लेकिन जब चार्ज एक एक्सेलरेटेड मोशन में हो, यानी कि एक्सेलरेशन उसका जीरो नहीं हो, वो एक्सेलरेटेड मोशन में मोशन कर रहा हो चार्ज, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा और ईएमएफ भी जनरेट करेगा। तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है चार्ज के बारे में, और एक चीज आपको याद रखनी है। और चार्ज होता क्या वो बता दूं, जिसको बेसिक्स से पता नहीं होगा चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक बॉडी का प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो बॉडी जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन खुद एक्सपीरियंस कर सकता है। जैसे कि आपके पास पैसे हो तो आप अमीर मतलब फील कर सकते हो, वैसी वाली बात है। अगर चार्ज है तो आप फोर्स फील कर पाओगे, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, वो रिपल्सन भी हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है। अब चलते हैं कुछ प्रॉपर्टीज में। हम लोग यहाँ पे इंपोर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, तो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा। चार्ज के 2 टाइप्स जो होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, वो नहीं बताने वाला हूं। तो 3 जो इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो बता रहा हूं। जैसे कि हमने कल के लेक्चर में बोला था कि मास जो है वो डिपेंड करता है स्पीड में, लेकिन चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता है स्पीड में। ये मास नहीं, ये वेलोसिटी लिखना चाहिए। इसको हम लोग एक बार करेक्शन कर लेते हैं। तो चार्ज जो है वो डिपेंड नहीं करता है वेलोसिटी पे। भले ही आप कितना ही वेलोसिटी चेंज कर दो, भले ही कितने स्पीड में चार्ज को भगा दो, उसका जो चार्ज है वो अगर Q है तो Q ही रहेगा, लेकिन मास जो होता है वो M नहीं रहता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी कि चार्ज का जो प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी इनवेरेंट होता है, दूसरा कंजर्व होता है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो यूनिवर्स में जो चार्ज प्रेजेंट है वो कांस्टेंट है, यानी कि उतना चार्ज ही रहेगा, उससे ज्यादा चार्ज बनेगा ना उससे कम चार्ज होएगा। मतलब हम लोग इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर, जैसे मास को हम लोग कंजर्व होता है उसको भी हम लोग नहीं बना सकते, सेम चीज है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कह सकते हो। ठीक है, फिर आता है क्वांटाइजेशन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जैसे कि अभी आप एक 10 रुपए का कुरकुरे पैकेट लेने जा रहे हो, तो इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो आप कितना रुपए लेके जा सकते हो, मतलब 1-1 रुपए का 10 कॉइन लेके जा सकते हो। आप 0.5 पैसे का एक कॉइन लेके नहीं जा सकते, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं होता। तो 10 रुपए को आप लोग अगर डिवाइड भी करेंगे तो वो 10 अलग अलग कॉइन में आप डिवाइड करने वाले हैं। तो सेम चीज है, चार्ज भी जो होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि यहाँ पे एक इंटीजर होगा। जैसे 10 रुपए का क्या होता है, 1 रुपए का कॉइन इंटू 10, तो ये जो है ये n है। तो n जो होता है वो इंटीजर होता है। यहाँ पे सेम चीज है, चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई। जो e होता है उसका वैल्यू मैंने अभी लिख दिया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और n आपका इंटीजर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एक्चुअल में क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब आता है 2-3 रिलेशन है जो कि आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला रिलेशन होता है 1 कूलम इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है ESU, और इलेक्ट्रोमोटिव यूनिट होता है EMU। तो उसमें 10⁻⁻1 के बराबर होता है। और 1 कूलम को आप फैराडे में अगर लिखेंगे, सॉरी दिस इज फैराडे, तो ये फैराडे में अगर लिखेंगे तो 96500 आपका फैराडे आने वाला है। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, चार्ज बाय मास, यानी कि चार्ज बाय मास का रेशियो निकालेंगे उसको आप लोग स्पेसिफिक चार्ज कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग पे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सबसे पहले फ्रिक्शन, फिर इंडक्शन, फिर कंडक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, ये बस इंसुलेटर में होता है और इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलता है। जैसे कि 2 चीजें हैं, मैंने इनको रब कर दिया। अब ये 2 चीजें हो गई, इसको अगर मैं रब करता हूं तो इससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ट्रांसफर होंगे, यानी कि इससे अगर मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन गया है।
और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया है, इसलिए इसमें -1.6 माइनस 90, यानी इक्वल चार्ज तो बनेंगे लेकिन ऑपोजिट नेचर के बनेंगे, उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं और रब करने से फ्रिक्शन होता है। ठीक है, अब आते हैं सेम चीज इंडक्शन में। किसी भी चीज को इंड्यूस करना, जैसे कि आप हमारे दोस्त होते हैं, वो लोग कुछ भी बुरे काम कर रहे हैं तो हम लोग जल्दी इंड्यूस हो जाते हैं। सेम चीज है, मतलब किसी भी चीज को आप पास में रखते हैं तो इंडक्शन शुरू होता है। सेम चीज है, कोई भी चार्ज कंडक्टर को लेके पकड़ेंगे आप, तो जो सामने जो अनचार्ज पार्टिकल मतलब कंडक्टर होगा उसमें एक इंड्यूस चार्ज पैदा होगा। उसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसमें फिर अर्थिंग वर्थिंग करवा के उसका चार्ज निकाला जाता है। लेकिन ये चीज आपको याद रखना है कि इंडक्शन जो चार्ज होता है वो ऑपोजिट बनता है, इक्वल बन सकता है और उससे कम भी बन सकता है, यानी कि इंड्यूस जो होता है वो कम भी इंड्यूस हो सकता है। कभी क्या होता है, हम अपने दोस्त से उतना इन्फ्लुएंस नहीं होते, कम इन्फ्लुएंस होके, थोड़ा जो बिगड़ा हुआ होता है उससे हम लोग इन्फ्लुएंस होकर थोड़ा कम बिगड़ते हैं, तो वो हम लोग कम भी बिगड़ सकते हैं। तो ये जो है अपोजिट तो होता है लेकिन इक्वल हो भी सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। इसका एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू -Q -1 -1/K। इसमें क्या होता है, जब डाइलेक्ट्रिक की बात आती है तो इसका जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है, जिसकी वजह से इसमें चार्ज इंड्यूस 0 हो जाता है। फिर आते हैं हम लोग कंडक्शन में। कंडक्शन में क्या होता है, कभी दो चीजों को टच करेंगे तब जाके चार्ज कंडक्ट होगा, यानी कि दो स्फीयर रखा हुआ है, इसमें कुछ चार्जेस हैं और उनको हमने कंडक्ट में रख दिया तो यहां से यहां तक ये ट्रांसफर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग के दोस्त उतने इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं तो वो हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करके कुछ भी करके हमें बुरी आदतों की लत लगाते हैं। सेम चीज है, मतलब कंडक्शन में क्या होता है, उनको पास लाना पड़ता है तब जाके वो जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो पाएगा। एक तो ये सिमिलर नेचर के होते हैं क्योंकि यहाँ से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो ये हो भी सकता है, कितना हो क्या गारंटी है कि इतना ही जाएगा। आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 10 रुपए दे दिए तो रुपए तो 10 ही हैं, लेकिन कितना है किसी के पास कह नहीं सकते। इक्वल हो भी सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, ये मेथड ऑफ चार्जिंग में जो फ्रिक्शन होता है इंसुलेटर में होता है, इंडक्शन होता है कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक में होता है, और कंडक्शन जो है कंडक्टर में होता है। इसमें तो कुछ याद रखने वाली बात है नहीं, कंडक्शन का नाम ही कंडक्टर है। इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, Q1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 कह सकते हैं, यानी कि जिसका जितना बड़ा रेडियस उस पर उतना ज्यादा चार्ज। चलो मान लेते हैं दो स्फीयर जिसमें एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर है, तो छोटा स्फीयर में छोटा चार्ज रहेगा, बड़ा स्फीयर में सेम चीज। कंटेनर को आप मान सकते हैं, बड़े कंटेनर में बड़े सारे चीज रहेंगे, बहुत सारे चीज, और छोटे कंटेनर में कम चीज रहेंगे। तो ये आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ क्या कहता है, F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाय R²। अब Q1 Q2 बाय R² क्यों होता है, क्योंकि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली सॉरी इसमें एक K का वैल्यू भी मिसिंग है जो कि हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि K बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो K F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R²। K का वैल्यू अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन, या फिर इसको लिख सकते हैं 9 × 10⁻19 भी इसका वैल्यू होता है। तो फोर्स जो होता है वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर। रेडियस नहीं कह सकते इसको, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस भी कह सकते हैं, यानी कि दो चार्जेस अगर ऐसे खड़े हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग R कहेंगे, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू वन चार्ज ऑन अनदर चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बट F net डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, जबकि ये दो चार्ज हैं, इनमें फोर्स F लग रहा है और इसको हमने और एक मीडियम में रखा सेम डिस्टेंस पे, तो इस पे भी फोर्स F ही लगेगा इन दोनों पे। लेकिन जो मीडियम की वजह से जो नेट फोर्स है, यानी कि नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई फोर्स में चेंजेस नहीं आएंगे। सेम चीज अगर आप थर्ड चार्जेस लग देते हैं यहाँ पे थर्ड चार्जेस, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरएक्शन है वो उतना ही रहने वाला है F Q1 Q2 बाय R²। लेकिन जब F net निकालेंगे तो इसका और इसका रिजल्टेंट निकल के थोड़ा सा अलग फोर्स आपका आएगा, लेकिन F net में चेंजेस आएगा, F में चेंजेस नहीं आएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे कभी कभी क्वेश्चंस भी बनते हैं। फिर आते हैं आपके वेक्टर फॉर्म। इसमें कोई याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि Q1 Q2 बाय R³ जो भी मतलब जहां से जहां निकालना, F21 निकालना होता है 21 यहाँ पे याद रखना, क्यूब करना और इसमें R21 का वेक्टर लिख देना। या फिर अगर इसका आप यूनिट वेक्टर लिखते यूनिट वेक्टर लिखते हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, A डिवाइडेड बाय A हो जाएगा, तो फिर R² आ जाएगा नीचे, तो आपका हो जाएगा K Q1 Q2 बाय R21 का होल स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आपके R21 वेक्टर डिवाइड बाय एक R21 इधर ले आएंगे तो ये आपका यूनिट वेक्टर बना देता है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ याद रखने वाला नहीं है, क्वेश्चन इसमें आते भी नहीं है, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, और इसको ज्यादा जोर भी मत देना है। फिर आपके आता है कि इसमें क्वेश्चन आता है कि बीच में कुछ चार्ज रखा गया तो कहां पे रखने से आपका जो यहाँ पे फोर्स जो है वो F net जो है 0 आएगा। तो इसमें कुछ नहीं, एक फॉर्मूला याद रखना है, x = R/n+1। और अगर दो अपोजिट चार्जेस हैं, यानी कि अपोजिट दो चार्जेस रखे, ये देख अगर सेम नेचर के हैं तो ये वाला फोर्स एप्लीकेबल होगा, अलग नेचर का तो ये फोर्स एप्लीकेबल होगा। तो ये जो चार्ज का डिस्टेंस है ये कैसे निकलेगा, R क्या होता है, इन दोनों चार्ज के बीच में डिफरेंस,
एन क्या होता है बता रहा हूँ, ये एक चार्ज होगा, जैसे ये 5 कूलम है और ये 10 कूलम है, तो यहाँ पे एन जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं। तो किसी एक के मल्टीपल में पहले लिखेंगे और जहां से जो मल्टीपल में जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग एन पे डालेंगे, तो वहां से आपका आंसर निकलेगा। आर तो आपको दिया रहेगा, एन आप निकाल सकते हैं, तो एक्स यहां से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, ये सेम चार्ज के लिए होता है, ये अपोजिट चार्जेस के लिए होता है। सेम चीज अगर ये चार्ज का वैल्यू चाहिए आपको कि ये चार्ज का एक्चुअल में वैल्यू कितना है, तो आप यहां से ये निकाल सकते हैं। इसमें एक चीज आप याद रखना कि ये जो Q है, ये छोटा Q यहाँ पे लिखना चाहिए था मेरे को, और इन दोनों को बड़ा Q लिखना चाहिए था, तब जाके ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो इस चीज को आप एक ध्यान से रखना कि ये जो है इसको मैंने थोड़ा सा उल्टा दिया है, तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अब आते हैं पेंडुलम वाले प्रॉब्लम पे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि tan थीटा इक्वल्स टू Fe/mg होता है। अब एक क्वेश्चन देखो, करते हैं इसको। Q1 is greater than Q2, then find the relation between theta1 and theta2 where m1 m2। अगर m1 m2 बराबर है तो आपको आंख बंद करके लिखना है कि दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि जो थीटा है वो m पे डिपेंड करता है, चार्ज पे नहीं करता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये वो फील्ड होता है, एक चार्ज की वजह से एक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जहां पे कोई भी चार्ज अगर रखोगे तो वहां पे आपको फोर्स एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के लिए होता है। पॉइंट चार्ज के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है E=kq/r² होता है, और इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, यानी ग्रेजुअली ये डिक्रीज होते होते जाएगा। इनफाइनाइट लाइन चार्ज या फिर सेमी सर्कुलर रिंग के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना ये फॉर्मूला। इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं खास। हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो सॉलिड कंडक्टिंग के लिए ये फॉर्मूला होता है, इनसाइड में 0 होता है, याद रखना है। हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, जब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड आएगा तो उसका जो ई इनसाइड वो कुछ फील्ड रहेगा, लेकिन हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग में ई इनसाइड 0 ही रहता है। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग प्लेट, आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है, और थिन शीट या फिर नॉन कंडक्टिंग प्लेट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। और इस एक ग्राफ है जहां पे गिवन है कि चार्ज शीट, ये सब ऐसा एक ग्राफ दिया जा सकता है जहां पे आपको देखना है कांस्टेंट होता है किसमें, चार्ज शीट में। यहाँ पे कांस्टेंट है, क्यों चेंज नहीं होता। लाइन चार्ज में इतना बड़ा स्टेप क्यों आएगा, क्योंकि 1/r से ये डिपेंड करता है पॉइंट चार्ज। तो जो जितना ज्यादा डिपेंड करेगा इनवर्सली वो उतना नीचे जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपको याद रखना है, ये ग्राफ से एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर हम लोग आते हैं डाइपोल में। डाइपोल क्या होता है, दो जब अपोजिट चार्ज के बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस होता है L, तब जाके आपका डाइपोल होता है, जिसका मोमेंट आएगा Q into L। ये आपका डाइपोल मोमेंट कहते हैं इसको। कुछ नहीं, बस एक चार्ज और एक लेंथ को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और डाइपोल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो E एक्सिस में। तो एक्सिस कौन सा इसका, एक्सिस में आपका आएगा 4kqAr/r² - a², और उसको आप लोग 2kpr³ लिख सकते हैं। तो याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल किससे डिपेंड करता है, 1/r³ से डिपेंड करता है, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। सेम चीज परपेंडिकुलर के लिए आपका kp/r³ होगा, यहाँ पे 2kp/r³, यहाँ पे kp/r³। तो ये आपको याद रखना है। किसी भी जनरल पॉइंट में, यानी कि ये डाइपोल है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी कि ना तो इक्वेटोरियल पॉइंट में है ना तो एक्सिस में है, तो आपको याद रखना है। पहले तो एक्सिस ये होता है, ये एक्सिस हो जाएगा, इस लाइन के सीधा में इधर एक्सिस होता है, और इधर ये इसके परपेंडिकुलर में ये वाला आपका पॉइंट होता है। किसी भी जनरल पॉइंट में अगर डाइपोल के किसी भी जनरल पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे थीटा एंगल होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है kp/r³ × 3 cos² थीटा + 1, आपका ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब और एक चीज याद रखना है, तो tan इनवर्स जब √2 एंगल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर होता है आपके एक पॉइंट से, मतलब डाइपोल से परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। कब, जब ये थीटा आपका tan इनवर्स √2 होगा। तो एक जनरल सा क्वेश्चन का आंसर है, इसको बस आपको रटना है। अगर आपको नहीं आता है और आता है तो आप निकाल भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से। सबसे पहले तो इमेजिनरी लाइन से, जैसे आपके क्रश है वो इमेजिनरी होती है, आपको मिलेंगी नहीं, वैसे सेम बात है। ये इमेजिनरी लाइंस होता है जो कि टेंजेंट होता है, इमेजिनरी टेंजेंट व्हिच वी गेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ से हम एक लाइन में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां से हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी मिल जाता है। ये कंटिन्यूअस होता है, ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे जाता है। जैसे आपके थॉट्स पॉजिटिव से निकलते हैं लेकिन नेगेटिव तो पहुंचते हैं, लेकिन आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है। अभी बस 20 दिन बचे हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो और मस्त आपका नीट निकाल के जाओ। बहुत ही अच्छे स्कोर आपको करना है वहां पे। ठीक है, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, यानी कि यहां से निकला और यहाँ पे आके नहीं क्लोज होगा, वो ऑलवेज ओपन रहता है। और कभी भी इंटरसेक्ट, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शन बन जाएंगे और एक ही पॉइंट पे बहुत सारे डायरेक्शन बनना मुश्किल है। ठीक है,
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितने ज्यादा, अगर यहाँ पे 2 फील्ड लाइंस है तो यहाँ का जो चार्ज है वो कम रहेगा, और यहाँ पे अगर बहुत सारे फील्ड लाइन है तो यहाँ का चार्ज जो है वो बहुत रहेगा। सेम चीज है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ ए कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, यानी कि अगर कंडक्टर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे वो कुछ इस तरीके से निकलेंगे कि यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री, तो यहाँ से ऐसे निकलेंगे, तो हर जगह से आपको ये परपेंडिकुलर दिखेंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कंडक्टर में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन, सॉरी इसका अगर इंटेंसिटी आपको जानना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी अगर जानना है, जैसे चार्ज आप जानते हैं, सेम चीज है, चार्ज में जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सेम चीज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी आपका इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है, यानी कि जितने ज्यादा लाइंस उतने ज्यादा इंटेंसिटी, जितने कम लाइन उतने आपके इंटेंसिटी कम, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इससे थोड़े बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं, इन्हीं पॉइंट में से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर आते हैं चार्जेस इन फील्ड। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, क्या करना है, जब कोई भी पेंडुलम अगर चार्ज मतलब होगा तो उसमें ग्रेविटेशनल तो होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा, जिसकी वजह से इसका जो फॉर्मूला है एक्चुअल में होता है कितना है, 2 पाई इंटू एल बाय जी होता है। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो प्लस क्यू ई बाय एम ऐड हो जाएगा, जब नेगेटिव रखेंगे तो माइनस क्यू बाय एम ऐड हो जाएगा, ठीक है। इतना आपका करना है। और हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव चार्ज यहां से इधर जाएगा और नेगेटिव चार्ज इसके अपोजिट जाएगा, इसको आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। बहुत ही कम टाइम में हमने इसको कवर कर लिया, और आप ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर कवर कर सकते हैं। और अभी मैं आपको 7 चैप्टर्स लिख के यहाँ पे डिस्कशन आपको मिल जाएगा, 7 चैप्टर्स जहां से आपके 80 मार्क तो आने ही वाले हैं, और प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं।